हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित नागर है और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल डीवी क्लासेस में। तो आज जो है हम यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर 1 के एमसीक्यू को जो है हम देखेंगे कि इसमें जो है मैंने टोटल 15 एमसीक्यू रखे हैं और आपको जितना भी आपने स्कोर करा वो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। अब यहाँ पर जो है मैंने इसमें प्लस आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है बैक साइड पे, जो आपकी बुक के बैक साइड पे जो आपके क्वेश्चंस है वो भी मैंने इसमें ऐड करे हैं। तो उसमें टोटल जो है 15 एमसीक्यू लिए हैं। उन 15 एमसीक्यू में से आपने कितना स्कोर करा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है, डैश कुड बी डायग्नोस्ड बाय अंडरस्टैंडिंग द सीक्रेट ऑफ डीएनए एंड जेनेटिक्स। जब हम अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं या उसके सीक्रेट्स को जान लेते हैं किसके, आपके डीएनए और जेनेटिक्स के, तो हम क्या चीज डायग्नोस कर सकते हैं वो जो है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ए जो है आपका वो है डिजीज, बी है आपका डायबिटीज, सी है आपका कैंसर और डी है आपका ए एंड बी। तो आपको इन चारों में से बताना है कि आपका कौन सा सही आपका ऑप्शन है। तो आपका जो ऑप्शन है करेक्ट वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो देखिए इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है कि जो आपका जो डीएनए और जेनेटिक के जो हम सीक्रेट है उसके अंडरस्टैंडिंग जब हम बना लेते हैं तो किस चीज को डायग्नोस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैंसर नहीं होगा, आपका डायबिटीज भी नहीं होगा। कॉमन सेंस अगर आप लगाए, यहाँ पर देखिए आपको वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे आपके बुक के अंदर, कि जब हम डीएनए और जेनेटिक्स को बारे में अंडरस्टैंडिंग या उनके सीक्रेट के अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं तो हम जो डिजीज होते हैं उसको क्योर कर सकते हैं, उसको डायग्नोस कर सकते हैं। ये तभी कर सकते हैं तब हम जब डीएनए और जेनेटिक्स के जो है बारे में जान लेते हैं। मतलब नेचर से जुड़ी हुई बात है कि नेचर को जब हम जान लेते हैं तो हम बीमारियों का एक तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं, उनको क्योर कर सकते हैं। तो आपका इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है? डिजीज। आपका डिजीज जो है राइट आंसर है। तो अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। When we can imagine the presence of naturalized human। अब देखिए आपने दो कॉन्सेप्ट उसके अंदर जो है पढ़े होंगे, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो आपको इसके अंदर बताना है कि कब हम प्रेजेंस कर सकते हैं कि नेचुरलाइज्ड ह्यूमन जो है वो हो चुका है, मतलब ह्यूमन के ऊपर जो है नेचर का एक तरीके से डोमिनेंस जो है आ गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए आपका in the stage of very high technological development, B आपका in the stage of very low technological development, C A and B, D none of the above। तो अब आपको इसके अंदर बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपका कौन सा राइट आंसर है। अब यहाँ पर जरा हम इसका देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर जो है क्या होगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि नेचुरलाइज्ड ह्यूमन जो है कब एक तरीके से प्रेजेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि नन ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, उसको आप हटा दीजिए, डी को एलिमिनेशन मेथड से चलेंगे। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? वेरी हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और वेरी लो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो वेरी हाई और वेरी लो की बात कर रहा है, बाकी सारा वही है। तो देखिए एक बात याद रखना, जब भी आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वेरी हाई होगा वहां पर नेचुरलाइज्ड ह्यूमन नहीं होगा, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर होगा, जिसके अंदर ह्यूमन जो है नेचर पे डोमिनेंट जो है करता है। तो अगर इसका राइट आंसर अगर आप देखोगे वो है बी, वेरी लो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट काफी लो होता है तभी आपका नेचुरलाइज्ड ह्यूमन को हम प्रेजेंस कर सकते हैं। अब अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डज द फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर सोसाइटी बिकम द मदर नेचर। भैया ऐसा कब होता है जब हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो मदर नेचर जो है सोसाइटी के लिए बन जाए। तो ये भी नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन से जो है जुड़ा हुआ है। When there is a indirect dependence of human being on nature for resources, when there is a direct dependence of human beings on nature for resources, when there is no dependence of human beings on nature for resources, और डी है आपका ए एंड सी। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप वर्ड्स ही देखेंगे यहाँ पर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और नो डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन नेचर फॉर रिसोर्सेज दे रखा है। तो अब आप मुझे यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप बताएंगे कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो देखिए अब इसमें क्या कहना चाह रहा है कि व्हेन डज द फिजिकल एनवायरनमेंट जो है आपका सोसाइटी के लिए कब वो मदर नेचर बन जाता है। तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि
हम एलिमिनेशन मेथड से अगर चले, व्हेन देयर इज ए नो डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन नेचर फॉर रिसोर्सेज, तो ये चीज तो है नहीं भाई, डिपेंड हम मतलब जो रिसोर्सेज है हमारे वो सारे जो है भैया हम नेचर से ही लेते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा कोई डिपेंडेंस हो ही ना नेचर पे। तो ये जो ऑप्शन है ये आपका कट जाता है, अगर ये आपका कट गया तो आपका ऑटोमेटिकली डी भी कट जाता है, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है, ए एंड सी ना। अब यहाँ पर क्या बात कर रहा है, व्हेन देयर इज ए इनडायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन नेचर फॉर रिसोर्सेज भैया, और व्हेन देयर इज ए डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन नेचर फॉर रिसोर्सेज। सीधी सी बात है, हम जो रिसोर्सेज जो हमारे मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। तो नेचर से मिलते हैं भैया, तो डायरेक्ट जब हमारी डिपेंडेंस, जब हम डिपेंड हो जाते हैं पूरा किस पर, नेचर पे जब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं पूरा, वहां से हमें जब रिसोर्स मिलते हैं तब वो फिजिकल एनवायरनमेंट हमारे लिए मदर नेचर हो जाता है। तो देखिए इनडायरेक्ट कुछ कोई वर्ड नहीं है, ये इनडायरेक्ट मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, when there is a direct dependence of human being on nature for resources, जब human being का आपका जो resources के लिए nature पे dependent हो जाए, वही आपका जब क्या है आपकी सोसाइटी मदर, सॉरी आपका फिजिकल एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, मदर नेचर। तो चलिए इसका अब थर्ड हम जो है वो देख लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है, ज्योग्राफी इज ए डिसिप्लिन हैज डेवलप्ड ड्यूलिज्म। तो यहाँ पर आपने एक ड्यूलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है आपने ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक में देखा होगा, फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक स्टार्टिंग में ही है। तो उसमें बात कर रहा है कि कौन से हैं वो। तो जो डिसिप्लिन है जो हम पढ़ते हैं उसमें मतलब ज्योग्राफी जो डिसिप्लिन हम जब पढ़ते हैं तो उसमें ड्यूलिज्म की बात आती है। तो देखिए बेसिकली ड्यूलिज्म क्या होता है कि जब एक सब्जेक्ट को, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को आप दो आइडियोलॉजी से आप पढ़े तो उसको हम जो है ड्यूलिज्म की बात, ड्यूलिज्म जो है कह देते हैं। अब इसमें आपको बताना है कि वो कौन सा है। ए ऑप्शन हम देख लेते हैं। ए ऑप्शन है आपका नोमोथेटिक रीजनल, बी है आपका सिस्टमैटिक और आइडियोग्राफिक, सी है आपका नोमोथेटिक एंड आइडियोग्राफिक, डी नन ऑफ द अबव। तो इस चारों में से आपको बताना है कि आपका कौन सा राइट इसमें आंसर है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे उसमें आपने दो, देखिए यहाँ पर अगर मैं एलिमिनेशन मेथड की बात करूं, अगर आपको ये भी ना पता हो कि आपके ड्यूलिज्म जो है क्या होता है आपका डिसिप्लिन में, लेकिन आपको पता है अप्रोचेस क्या होती है, तो अप्रोचेस रीजनल और सिस्टमैटिक एक अप्रोच है आपकी क्या ज्योग्राफी पढ़ने की। तो जहां जहां आपको रीजनल और सिस्टमैटिक दिख रहा है उसको काट दो। तो अगर आप देखोगे, देखिए नन ऑफ द अबव कुछ है ही नहीं, तो रीजनल यहाँ पर आ रहा है आपका, सिस्टमैटिक यहाँ पर आ रहा है, लेकिन आपका सी में क्या बचा, नोमोथेटिक और आइडियोग्राफिक। तो आपका जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, नोमोथेटिक और आइडियोग्राफिक। ये दो आपके क्या है ड्यूलिज्म है जो हम ज्योग्राफी डिसिप्लिन को पढ़ने के लिए यूज कर। सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। ये डेफिनेशन है, आपको बतानी है डेफिनेशन किसकी है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ म्यूचुअली चेंजेबल रिलेशनशिप ऑफ एक्टिव ह्यूमन एंड अनस्टेबल अर्थ। तो होगी दिस डेफिनेशन, मतलब ये डेफिनेशन जो है किसने दी है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। बी ए है आपका ब्लास, बी रेडजेल, सी कार्ल सावर, डी आपका एलन सैंपल। तो आपको बताना है कि इन चारों में से, इन चारों ज्योग्राफर्स में से किसने जो है आपकी ये जो डेफिनेशन है वो दी है। तो इसमें हम जो है राइट आंसर देख लेते हैं। इसमें अगर राइट आंसर देखोगे तो एलन सैंपले जी जो है भैया हमारी ज्योग्राफर, तो उन्होंने जो है ये जो डेफिनेशन है आपकी वो डेफिनेशन जो है दी है। तो आपकी एलन चर्चिल सैंपल लिखा हो या ईसी सैंपले लिखा हो तो एक ही बात है, आपकी इनका फुल नेम जो है एलन चर्चिल सैंपले था। सेवंथ अपना क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ न्यू डिटरमिनिज्म। तो जैसे कि मैंने कहा हम तीन जो चीज जो है उसके अंदर पढ़ते हैं कि आपका पॉसिबिलिज्म, एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म, न्यू डिटरमिनिज्म। तो ये जो है आपका कौन इसका जो है फाउंडर है न्यू डिटरमिनिज्म का। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ब्लास, बी रेडजेल, सी ग्रिफिथ टेलर और आपका डी नन ऑफ द अबव। देखिए नन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, तो आपको पता है इन तीन में से ही कोई ना कोई होगा, आपका ब्लास, रेडजेल या ग्रिफिथ टेलर। तो आप मुझे बताएंगे तो इनमें से किसने ये न्यू डिटरमिनिज्म का जो है थ्योरी एक तरीके से दी है। तो राइट आंसर अगर आप देखोगे तो ग्रिफिथ टेलर जो है उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था न्यू डिटरमिनिज्म, जो आपका मिडल पाथ की जो बात करते हैं आप ग्रिफिथ टेलर, उसकी थ्योरी आप पढ़ लेना उसके अंदर। तो ग्रिफिथ टेलर जी ने न्यू डिटरमिनिज्म की जो है क्या आपकी थ्योरी दी थी। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्टॉप
एंड गो डिटरमिनिज्म। तो स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म जो है किसने दिया? देखिए यहाँ पर जो है इन क्वेश्चंस को इसलिए भी रख रहा हूं ताकि आपको ये पता चले किस टाइप से जो है आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड में। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, ए ब्लास, बी रेडजेल, सी ग्रिफिथ टेलर, डी नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है इन चारों में से आपका कौन सा सही आंसर है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर मैं सीधा सीधा कहूं तो ये पिछले ही आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है। जो न्यू डिटरमिनिज्म है या स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म है, ये दोनों ही आपके एक ही ज्योग्राफर किससे जुड़े हुए हैं, वो है आपका ग्रिफिथ टेलर। तो ग्रिफिथ टेलर ने ही न्यू डिटरमिनिज्म दिया था, तो उसका एक नाम कर दिया था स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म। जो तो आपको पता होगी जो स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म की जो उन्होंने थ्योरी दी थी, उसमें जो है आपका क्या था कि रुको, जैसे रेड लाइट वाला जो आपका था, जो लाइटें होती है आपकी, ट्रैफिक लाइट होती है, कि पहले उसको रुको, फिर येलो लाइट जो है उस चीज को समझो, और फिर ग्रीन जो है जाओ। तो स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म इसलिए उसका नाम पड़ गया आपका। 9th आपका क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। तो ये जो डेफिनेशन है आपकी, ये डेफिनेशन बेसिकली किसने दी है उसके बारे में आपको बताना है। तो ए ऑप्शन आपका अल्फ्रेड हैटनर, बी विडाल डी ला ब्लास, सी हम्बोल्ट और डी रेडजेल। तो आपको इन चारों ज्योग्राफर में से बताना है किस ज्योग्राफर ने ये जो डेफिनेशन है वो दी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। तो ये जो आपने जो डेफिनेशन दी थी वो दी थी आपकी रेडजेल ने। तो रेडजेल ने ये डेफिनेशन दी थी। देखिए 3 डेफिनेशन है आपकी बुक में, तीनों आपको पता होनी चाहिए। अब 10th क्वेश्चन आपका क्या है, डैश इज नॉट द सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसमें से कौन सी आपकी जो सब फील्ड नहीं है किसकी, ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो यहाँ पर नोट की बात कर रहा है, तो याद रखना नोट वर्ड जो है वो बहुत ध्यान से पढ़ना, बच्चा जो है ध्यान से पढ़ता नहीं है। तो डैश इज डैश इज नॉट द सब फील्ड ऑफ सोशल ज्योग्राफी। तो सोशल ज्योग्राफी की कौन सी सब फील्ड नहीं है, जैसा आपने उसमें देखा होगा अर्बन ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो उसकी काफी सारी सब फील्ड आपकी दे रखी है, एक चार्ट बना हुआ है। तो आपको इनमें से बताना है कौन सी सब फील्ड नहीं है। तो एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं। देखिए सोशल फैक्टर क्या क्या होंगे, जेंडर, भाई हाँ आपका सोशल फैक्टर है तो जेंडर ज्योग्राफी। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, भाई सोशल फैक्टर है आपका। कल्चरल ज्योग्राफी, कल्चर सोसाइटी सोशल फैक्टर है आपका। फिर आपका बचता है क्या, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज। देखिए ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज ही आपका इसमें जो है राइट आंसर है। ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज जो है आपका सोशल ज्योग्राफी की आपकी सब फील्ड नहीं है, ये है आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, ठीक है। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो गया ए 10th का। अब देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, अपने जो आपका स्कोर है वो कमेंट करें, और ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अब यहाँ पर अपना 11th क्वेश्चन देखते हैं। अर्बन रूरल प्लानिंग इज लर्न इन विच ऑफ द फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो अगेन ये फील्ड की बात कर रहा है, तो किस फील्ड में जो है हम अर्बन रूरल प्लानिंग जो है करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए पॉलिटिकल ज्योग्राफी, बी अर्बन ज्योग्राफी, सी सेटलमेंट ज्योग्राफी, डी नॉन ऑफ दी अबव। तो इन चारों में से आपको बताना है कि अर्बन रूरल प्लानिंग जो है हम किस फील्ड में जो है हम पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो यहाँ पर अगर आप एलिमिनेशन मेथड से अगर मैं दोबारा जाऊं तो देखिए नन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं कुछ यहाँ पर। और पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल का अर्बन और रूरल प्लानिंग से क्या लेना देना। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे क्या है, आपके यहाँ पर दो ही ऑप्शन बचते हैं, अर्बन और सेटलमेंट ज्योग्राफी। अगर देखिए यहाँ पर अर्बन और रूरल प्लानिंग की बात कर रहा है, अगर यहाँ सिर्फ अर्बन प्लानिंग की बात करता है तो भाई अर्बन ज्योग्राफी हो सकता था, लेकिन क्या बात कर रहा है, अर्बन प्लानिंग और रूरल प्लानिंग। तो अर्बन और रूरल प्लानिंग दोनों की बात कर रहा है, तो अर्बन ज्योग्राफी भी आपका नहीं हो सकता। ये क्या है आपका सेटलमेंट ज्योग्राफी। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका सी है, क्या, सेटलमेंट ज्योग्राफी। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये जो है एनसीईआरटी बुक के आपके एमसीक्यूज है, तो देखते हैं। तो काफी कुछ एमसीक्यूज जो है काफी अच्छे हैं आपके एनसीईआरटी बुक में। बच्चा जनरली उसको जो है छोड़ देता है, स्किप कर देता है, पर मेरी मानी नहीं छोड़ना है। Which of the following
स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब ज्योग्राफी। अब देखिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो आपकी ज्योग्राफी को डिस्क्राइब नहीं करती है। हम ऑप्शन देख लेते हैं। एन इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन, बी आपका स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट, सी आपका है सब्जेक्ट टू ड्यूलिज्म, डी आपका नॉट रेलिवेंट इन द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपको इन चारों में से बताना है कि आपका कि ऑप्शन है जो आपको डिस्क्राइब नहीं करता है कि वो ज्योग्राफी में है ना, है जो मतलब ज्योग्राफी को जो है डिस्क्राइब नहीं करता है। तो अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इन चारों को देखिए एक एक चीज से हम समझते हैं। एन इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन, भाई ज्योग्राफी जो है दूसरे डिसिप्लिन से तो जुड़ा हुआ ही है, तो इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन तो है, वो हर एक सब्जेक्ट से हर एक विषय से जुड़ा हुआ है। स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट, तो स्टडी जो है किसकी करता है भाई, पूरे ही बुक में यही है कि आपका ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम क्या मतलब ज्योग्राफी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, आपका रिलेशनशिप बिटवीन किसका, नेचर एंड एनवायरमेंट, नेचर एंड ह्यूमन का। तो हम इन दोनों का आपका क्या रिलेशन देखते हैं, इन दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं, सॉरी फॉर दैट। तो यहां पर ये भी आपका राइट है। फिर है सब्जेक्टेड टू ड्यूलिज्म, तो ड्यूलिज्म वाली बात तो ये करता ही है ज्योग्राफी, आपने देखा था नोमोथेटिक और आइडियोग्राफी, इन दोनों की ही जो हम क्या बात करते हैं, आपका ड्यूलिज्म मतलब जो दो एक ही सब्जेक्ट को दो आइडियोलॉजी से पढ़ा जाए। तो यहाँ पर ये तीनों ही आपके ऑप्शन जो है ज्योग्राफी को डिस्क्राइब करते हैं, जो राइट आपका आंसर होगा क्या, फोर्थ। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे नॉट रेलिवेंट इन द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, भाई टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से हमने जो है ज्योग्राफी जो है एक तरीके से रेलेवेंट नहीं रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हाँ हमारा जो है ज्योग्राफी अगर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो जाए तो रेलेवेंट रहे ना, आपका नहीं। तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। तो ये डिस्क्राइब जो है नहीं करता है आपको, ज्योग्राफी को जो है ये डिस्क्राइब नहीं करता है। तो अपना 13 क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ए सोर्स ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन। तो इनमें से ऐसा कौन सा, देखिए नोट का दोबारा यहाँ पर यूज हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है आपका इसमें से आपका कौन सा ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं है, वो बताना है। नहीं है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन देख लेते हैं। ए आपका ट्रैवलर अकाउंट, बी ओल्ड मैप, सी सैंपल ऑफ रॉक मटेरियल फ्रॉम द मून, डी आपका एशियन टैपिक्स। तो आपको यहाँ पर इन चारों में आपको बताना है कि कौन सा आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में आप लिखें कि आपका कौन सा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, कौन सा सोर्स नहीं है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन का। तो ट्रैवलर अकाउंट मतलब भैया जो ट्रैवलर्स होते थे जो घूमते थे वो भी कुछ ना कुछ लिखते रहते थे, कोई एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक रीजन से दूसरे रीजन या एक एरिया से दूसरे एरिया जाता था, कुछ ना कुछ लिखता था, तो ये तो आएगा। ओल्ड मैप्स जो मिले ज्योग्राफी के वो है। सैंपल ऑफ रॉक मटेरियल फ्रॉम द मून, तो ये जो है भैया मून का जो आपका कोई भी जो रॉक का सैंपल है वो हमें ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन थोड़ी ना देता है। एशियन टैपिक आपका वो भी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन देता है। तो आपका जो सी है आपका वो राइट आंसर है, कि मतलब कि ये जो है डिस्क्राइब नहीं करता है, ये जो है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो है हमें नहीं देता है। 14th क्वेश्चन आपका, Which of the following is the most important factor in the interaction between people and environment? तो इनमें से जो है भैया ये बताना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो बताता है किसके इंटरेक्शन को, पीपल और एनवायरमेंट मतलब लोगों के और पर्यावरण के बीच का। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ए ह्यूमन इंटेलिजेंस, बी पीपल्स परसेप्शन, सी टेक्नोलॉजी, डी ह्यूमन ब्रदरहुड। तो आपको बताना है कि इनमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपका जो ऑप्शन है वो आप कमेंट सेक्शन में कर लिखिए। तो देखिए हम शुरू से ही जो है एक तरीके से आपने देखा है कि क्या चीज इंटरेक्शन करने में एक तरीके से इंपॉर्टेंट मतलब फैक्टर है आपका, जो ह्यूमंस और आपका नेचर के बीच में जो करता है, तो वो है भाई आपका टेक्नोलॉजी। जो सी ऑप्शन है आपका टेक्नोलॉजी वो आपका राइट है। टेक्नोलॉजी के जरिए ही हम जो है एक तरीके से एनवायरमेंट और पीपल का जो है इंटरेक्शन होता है, उसके बगैर नहीं हो सकता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो दोबारा वही नोट वाला जो सवाल है कि इनमें से कौन सी आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी की अप्रोच नहीं है। देखिए 5-6 जो है आपकी वो अप्रोचेस है, तो इसमें से कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन देख लेते हैं। ए एरियल डिफरेंशिएशन, बी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, सी क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, डी एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। तो इसमें से आपकी इन चारों में से आपकी कौन सी क्या कहते हैं अप्रोच नहीं है ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो ऑप्शन अपना राइट आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे मैं बताऊं तो एरियल डिफरेंशिएशन, हाँ भाई ये अप्रोच है आपकी। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ये भी अप्रोच है। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन ये आपकी अप्रोच नहीं है। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन है। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन देखिए जनरली क्या है वो एक जो फेज था उसको बोल दिया गया था कि आपका क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन जब हम कंप्यूटर का ज्यादा यूज करने लग गए थे तो उस फेज को बोला गया था आपका क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। तो ये कोई अप्रोच नहीं है ज्योग्राफी पढ़ने की। ज्योग्राफी जब हम पढ़ रहे थे कोई अप्रोच है, उस अप्रोच में से एक वर्ड निकला आपका क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। तो आपका सी ऑप्शन जो है राइट है। तो अगर आपका जितना भी स्कोर है आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखे। चैनल को अगेन सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि जो मेरा जो नोटिफिकेशन होगा इस लेटेस्ट वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।